2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक दो चुने हुए मुख्यमंत्री जेल के अंदर जा चुके हैं। पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और अब अरविंद केजरीवाल, देश के पहले सिटिंग सीएम, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 6 दिन की रिमांड पर, ईडी की रिमांड पर उनको भेज दिया गया है। 28 मार्च को फिर से पेशी होनी है। हमारे साथ में महमूद पराचा है, जो कि कानूनी बारीकियों को समझते हैं और अच्छे से समझाते भी हैं। महमूद पराचा जी से ही हम समझेंगे कि अब ये अरविंद केजरीवाल का केस क्या बहुत लंबा चलने वाला है। आज उनकी पत्नी भी सामने आई, जिन्होंने जेल से अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बहुत जल्द बाहर आऊंगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल जल्दी ही वापस बाहर आने वाले हैं, या जिस तरह से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तमाम नेताओं का जो हश्र हुआ, वही अब अरविंद केजरीवाल का होने वाला है? यही समझने की कोशिश करेंगे। प्राचा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। और ईवीएम को लेकर भी हम बात करेंगे। कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस महमूद पराचा करने वाले हैं, उस पर भी बात करेंगे, और क्या कुछ जो है वो महमूद पराचा जी खुलासा करने वाले हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले महमूद पराचा जी, आपसे समझ चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी का जो केस है, ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा? आपको क्या लग रहा है कि इसमें जमानत जो है वो मिल पाएगी, या जिस तरीके से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब जेल से ही सरकार चलेगी? देखिए, एक बात मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पे बता देना चाहता हूं। मेरे अरविंद केजरीवाल जी से और इनकी पार्टी से जो बहुत सारे इख्तिलाफात या डिफरेंसेस हैं, लेकिन आज की तारीख में इस देश में दो ही ताकतें हैं। एक वो जो आरएसएस और बीजेपी हैं, जो संविधान खत्म करके डेमोक्रेसी खत्म कर देनी चाहती हैं, और दूसरी वो जो संविधान की रक्षा करने चाहते हैं। उनमें कमियां हो सकती हैं, उनमें खूबियां हो सकती हैं। अरविंद केजरीवाल जी इस वक्त एक संविधान से रक्षा करने वाली टीम के बड़े चेहरे हैं, इसीलिए उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, इसीलिए उनके साथ ये ज्यादती हो रही है जो अभी हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इस केस में। ये थोड़ी टेक्निकल बात भी बता रहा हूं मैं आपको। इस केस में देखिए, क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। इस केस में सबसे पहले शरद चंद्र रेड्डी जी को अरेस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी को मैं नहीं जानता, ना मैंने उनके खिलाफ कोई गवाही दी। उनको फिर अरेस्ट कर लिया गया। उनको प्यार किया गया या उनके साथ मारपीट की गई होगी, या आप खुद अंदाजा लगा ले। उन्होंने अपना बयान तुरंत बदला और ये कहा कि हाँ जी, अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे मैंने ये किया और वो किया। उसके बाद 5 दिन के अंदर अंदर उन्होंने 5 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से, जो सूचना अभी प्राप्त हुई है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, मोदी जी को दे दिए। ये कौन से पैसे हुए? उसी शराब घोटाले के जिसके खिलाफ, जिसके बारे में केस चल रहा है। ठीक, आज आम आदमी पार्टी पे एक जो ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी पीएमएलए का केस लग जाएगा या ईडी का केस लग जाएगा, तो यही 5 करोड़ रुपए तो वो 5 करोड़ में से हैं जो जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी पे केस चल रहा है। तो ऑटोमेटिकली बीजेपी को भी इसका एक मुलजिम बन जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं बनेंगे। अब हम आगे चलते हैं। फिर जैसे ही 5 करोड़ रुपए दिए इन्होंने, ये बहुत ही सभ्रांत शरीफ नागरिक बन गए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? ये इंटरिम बेल पे थे, और उसके बाद इनको बेल कैंसिल होनी चाहिए थी, क्योंकि इनकी थोड़ी सी कमर खराब थी। आपकी और मेरी भी रहती है, मेरे ख्याल से आपकी भी रहती होगी, क्योंकि आप भी कुर्सी पे बैठ के बहुत काम करते हैं। यही बीमारी थी इन्हें, जिसकी वजह से इनको इंटरिम बेल मिल गई। बाकी सत्येंद्र जैन जी को नहीं मिल पा रही, वो एक अलग बात है। थोड़े दिन की मिलती है, फिर वो अंदर चले जाते हैं। ये कभी अंदर ही नहीं गए। क्यों? क्योंकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब को बुलाया गया था कोर्ट में ईडी द्वारा, अपना वकील बना के, और इनके खुद के जो वकील हैं, जो ये रेड्डी साहब के वकील थे, वो ये कह रहे थे मैंने बेल एप्लीकेशन अप्लाई नहीं की है। मगर सरकारी वकील जो थे, जो ईडी के वकील थे, उन्होंने कहा नहीं बेल दे दो। हालांकि इन्होंने अप्लाई नहीं की है परमानेंट बेल, लेकिन दे दो, मेडिकल ग्राउंड पे दे दो, और इनको बेल इस तरह मिल गई।
एक चीज और है, जब ये जेल में रहता है कोई व्यक्ति जिसको बेल नहीं मिली होती, तो अगर वो वादा माफ गवाह बनता है तो धारा 306 है सीआरपीसी की, उसमें यह लिखा है कि जब तक मुकदमा चलेगा, जब तक ये अप्रूवर जो है वादा माफ गवाह जेल में ही रहेगा। तो ऐसा होता, रेड्डी जी तो झूठ बोलने को तैयार नहीं होते। तो कानून की सभी धाराओं को बता बता के ये काम हुआ। उसके आगे चलते हैं, फिर मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए, सत्येंद्र जैन जी पहले ही अरेस्ट हो गए थे, संजय सिंह जी अरेस्ट हुए, और बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए। अभी ये बीआरएस की भी एक जो है उनको भी अरेस्ट कर लिया। तो और 173 में इनके खिलाफ दो चार्जशीट फाइल हो गई। इस केस में मैं आपके दर्शकों को यह बता दूं कानूनी पोजीशन, धारा 173 सब पढ़ लें। केस में चार्जशीट फाइल होती है, केस के लिए, कोई इंडिविजुअल आदमी के लिए चार्जशीट नहीं फाइल होती है, इंडिविजुअल अक्यूज के लिए चार्जशीट नहीं फाइल होती है। इस केस में और चार्जशीट कब फाइल होती है? धारा 173 में, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है। तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ा गया है, तो इनसे पूछताछ क्या हो रही होगी। दूसरी एक और बात मैं बताता चलूं आपको कि ऐसे केसेस में जो गवाहियां और जो मुलजिम होते हैं, कुछ ही जरूरत होती है उनसे, क्योंकि और सारे सबूत जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं या कागजी होते हैं, डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक सबूत होते हैं सारे। ट्रेल होती है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की भी और डॉक्यूमेंट्स की भी, वो सारी पहले से ले चुकी है। तो ये अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ी और उसके बाद पुलिस कस्टडी किस लिए मांगने की जरूरत पड़ी, ये है बड़ा सवाल। तो मैं जो है वो दिया गया है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं ना, ये तो उन लोगों से भी पता लग गया होगा ना, चार्जशीट में आ चुका होगा कि किन लोगों ने दिया है। ये अरविंद केजरीवाल जी से क्या पूछताछ कर रहे होंगे, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। कुछ नहीं, क्योंकि सब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है। तो पूछताछ इस वक्त क्या हो रही होगी, आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे, इसके अलावा क्या जरूरत पड़ी है, क्या पूछना है, क्या है। अगर अरेस्ट भी करना था तो वो उसके ग्राउंड पे मैं बाद में आऊंगा। पुलिस कस्टडी लेने की क्या जरूरत पड़ेगी, जेल भेजते ना सीधा, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है इनके हिसाब से, दो चार्जशीट फाइल हो चुकी। तो अब यही बात हो रही है, करो करो या मरो। मरो क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ईडी की एक हिस्ट्री रही है। आपके दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो प्लीज जाके थोड़ा गूगल करें। कुछ साल पहले तक ईडी के ऑफिस से, लोकनायक भवन के ऑफिस से बहुत सारे लोग कूद के आत्महत्या कर लेते थे, और कहा यह जाता था, एक्चुअली उसके बारे में ये खबरें छपती थी और बहुत सारे लोगों ने मर्डर के केस ईडी के ऑफिसर्स पे दर्ज भी किए हैं कि उनकी कस्टोडियल टॉर्चर में मौत हो जाती थी, उन्हें फिर आत्महत्या दिखाने के लिए 7वीं मंजिल से 8वीं मंजिल से फेंक दिया जाता। ये आप नेट पे जाके आराम से रिसर्च करके पा सकते हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल जी को ये कहानियां सुनाई जा रही होंगी, या तो ये या ये। अगर आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो तो रेड कारपेट वेलकम है, जैसा बाकी सब लोगों को मिला, नहीं तो ईडी की हिस्ट्री है। ये तो काम ये एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। मैं ये जो दो बातें आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं एक बात तो ये कि अरविंद केजरीवाल से कहा जा रहा होगा कि एनडीए ज्वाइन कर लो, मतलब बीजेपी के साथ गठबंधन में चले जाओ। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि केजरीवाल को जो है वो ये बताया जा रहा होगा कि इस तरीके से पहले लोगों ने यहां से कूद कूद करके जान दे दी है। तो ये तंज कसते हुए आप बोल रहे हैं, आपको अंदेशा है इस बारे में, इस तरीके का? मैं फैक्ट्स बता रहा हूं। और अरविंद केजरीवाल जी का अभी एक बयान मैंने भी देखा है जो आ रहा है कि पुलिस ऑफिसर्स ने उनके साथ हाँ बदतमीजी की। बिल्कुल, ये बयान तो है, उन्होंने उसको हटाने की भी सिफारिश की है कि इसको हटाया जाए, कम से कम गुजारिश की सिफारिश। मैं कोई बागेश्वर धाम शास्त्री जी तो होनी चाहिए चिट लिखते ना, मेरे पास ऐसी कोई दैवीय शक्तियां हैं। मैं तो लॉजिकली आपको 2 and 2 + 4 2 and 2 + 2 4 बता रहा हूं करके। पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है, एविडेंस सारा रिकॉर्ड पे है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है। तो 6 दिन का रिमांड क्यों मांग रहे थे, 10 दिन का मांग रहे थे एक्चुअली, यही करने के लिए ना। तो इसीलिए हम सबको अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर वो जेल में रहेंगे तो मैं ये बता रहा हूं वो देश के बहुत बड़े लीडरों में से एक हो जाएंगे। लेकिन ये तो कहा तो ये जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे, इधर से उनकी पार्टी तोड़ दी जाएगी, अरविंद केजरीवाल के बगैर पार्टी नहीं चल पाएगी, या सुनीता केजरीवाल को बैठाना पड़ेगा। देखिए, ये बीजेपी टोटली एक्सपोज हो चुकी है, ये सिर्फ ईवीएम के भरोसे और इसमें
जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो बहुत बड़ी गलती कर रही हैं कि ईवीएम का मुद्दा, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त, उसके लिए सड़कों पे आंदोलन नहीं कर पा रहे। वरना आज जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, ईडी चाहे तो, अगर उसमें भ्रष्ट अधिकारी भी चाहें तो वो इतनी बदतमीजी और ज्यादती रोक सकते हैं ऑपोजिशन के लीडर्स के लिए कम से कम चुनाव तक, लेकिन नहीं रोकेंगे, क्योंकि सबको ये बता रखा है कि ईवीएम से हम चुनाव जीतेंगे, पब्लिक के वोट हमें चाहिए नहीं, पब्लिक हमारे खिलाफ वोट दे तब भी हम जीतेंगे, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से हम करीब 20% वोटों की चोरी कर लेते हैं। इस डर से बहुत सारे अफसर आज भी उनके कहने पे, उनके इशारे पे नाच रहे हैं, ऐसा मेरा अंदाजा है। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये एक इन्फॉर्म्ड गेस है कि ये हो रहा है। तो जो पब्लिक प्रोटेस्ट अब शुरू हुए हैं केजरीवाल जी को लेकर, उनको और आगे बढ़ाने की जरूरत है, और आगे ये बढ़ेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी का कद दिन ब दिन बढ़ रहा है। जितनी देर उनके साथ ये जुल्म ज्यादती होती रहेगी, वो अपने पीछे भगत सिंह जी और बाबा साहब की तस्वीरें लगाते हैं। दोनों ही ऐसे लोग थे जो जिन्होंने जान दे दी, लेकिन अपने असूलों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, देश को बिकने नहीं दिया, लुटने नहीं दिया, अपनी जान दे दी। तो बाबा साहब भी तबीयत खराब होकर मरे थे, तो और भगत सिंह जी के बारे में सब जानते हैं। तो इस वक्त वो भगत सिंह इस जी के देश के इतिहास वही लीडर है जो जेल जाने से नहीं डर रहा। हेमंत सोरेन जी आज हमारे बड़े लीडरों में से एक है। जो लोग लाठी खा रहे हैं, जो जेल जा रहे हैं और इनसे नहीं डर रहे, वही देशभक्त हैं। बाकी सबकी अभी देशभक्ति को टेस्ट होना पड़ेगा। इसीलिए जो लोग इनके सामने सीना तान के खड़े हैं वो देशभक्त हैं, इन देशद्रोहियों के सामने दब नहीं रहे, वो देशभक्त हैं। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। आप दो बातें कह रहे हैं, आप दो बड़ी बात कह रहे हैं। आप एक बात ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, एक आप जो है अंदेशा भी जता रहे हैं और पुराने जो घटनाएं हैं उनका हवाला भी दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर जो है वो बीजेपी में जाने के लिए कहा जा रहा होगा, और बीजेपी में जब तक नहीं जाएंगे तो तब तक जो है वो उनकी इसी तरीके से रिमांड बढ़ती रहेगी, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर रुके रहेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल बड़े राष्ट्रीय स्तर के और बड़े नेता बने। अभी भी राष्ट्रीय स्तर की उनकी पार्टी है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, उनके पास देखिए, अगर कोई इंसाफ से कोई जजमेंट्स आएंगी इस वक्त, फ्री एंड फेयर जजमेंट्स आएंगी, तो वो 1 सेकंड भी जेल के अंदर उनके रहने का कोई ग्राउंड नहीं है। यही मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर कानूनी जो दलीलें हैं उसके हिसाब से क्या इसमें जो है वो जमानत मिलने की जो है गुंजाइश है, या केस जो है काफी टफ बना दिया है ईडी ने? केस जीरो है ये। इसमें 100% बरी होंगे। इनका वकील अगर थोड़ा सा भी क्रॉस एग्जामिनेशन जानता होगा तो ये 100% अभिषेक मनु सिंह भी है उनकी तरफ से। अभिषेक मनु सिंह, विक्रम चौधरी, रमेश गुप्ता, 3 वकीलों ने दलील दिए कल। वो तो बड़े वकील हैं सब। मैं ये बात कह रहा हूँ, इनका कोई ऐसा वकील भी होगा जिसको क्रॉस एग्जामिनेशन थोड़ा बहुत भी आता होगा, तो ये 100% बरी होंगे। ये तो आप बड़े बड़े लोगों के नाम बता रहे हैं मुझे। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ केस इनका इतना स्ट्रांग है। उसके आगे चलते हैं। बेल रिजेक्ट करने के क्या ग्राउंड होते हैं? एक तो ये होता है कि ये व्यक्ति जो है भाग सकता है, गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब एक और आपको मैं मजेदार बात बताता हूं आपके दर्शकों के लिए। अरविंद केजरीवाल जी इस वक्त जो ब्लैक कैट कमांडोज हैं, आज की तारीख में भी अगर मेरी जानकारी सही है तो ब्लैक कैट कमांडोज द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। और ये भी एक अचंबा है कि ये ब्लैक कैट कमांडोज की प्रोटेक्शन में ईडी ने इनको अरेस्ट करके, क्योंकि ईडी तो इनसे सवालात करेगी ना, तो ये अपने आप में लीगल इशू है बहुत बड़ा। ये ब्लैक कैट कमांडो द्वारा प्रोटेक्टेड व्यक्ति को कैसे इन्होंने अरेस्ट कर लिया? क्योंकि अरेस्ट करते टाइम भी उनकी जान को एक तरीके से उनकी जान को ही नहीं, उनकी व्यक्तित्व को एक खतरा आता है। तो ब्लैक कैट कमांडोज विड्रॉ कैसे हो गए? उनकी अगर इंक्वायरी होगी तो वो एक की भी नौकरी नहीं बचेगी। प्रोटेक्टेड पर्सन को ब्लैक कैट कमांडोज 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ सकते, चाहे वो कहीं भी जाएं। ये बात बॉटम लाइन है। कैसे छोड़ दिया उनके अरेस्ट होके उनके कब्जे में? सबकी नौकरी जाएगी।
लेकिन अभी तो गुजरात मॉडल चल रहा है ना। नहीं, लेकिन वो इसलिए अगर कानून की तो रिमांड कोई पर वैल्यू जाएंगे, है। जेल में जाएंगे, तो क्या सिक्योरिटी गार्ड साथ में जाएंगे? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ना, ओवरराइडिंग इफेक्ट किसका होगा उस कानून का, कि जो ये प्रोटेक्टेड पर्सन है वो लोग कैसे छोड़ देंगे इन्हें, जो इनके सुरक्षा कर्मी है। क्या नहीं, तो यही मैं ईडी समझना की चाह रहा हूँ अपने दर्शकों के सुरक्षा लिए। मान लेंगे वो उनको उनको रिमांड पर भेजा गया है, कल को जो है जेल में भेजा जाता है। मैं आपसे, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, क्या जेल में ब्लैक कैट कमांडोज जैसी सुरक्षा होती है? क्या ईडी के पास, अगर ईडी को हम ईमानदार भी मान लें और ये मान लें कि ये जो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ ये गलत है, कि इनको डराया जा रहा होगा, धमकाया जा रहा होगा, ये मेरा अंदाजा गलत भी है, तो क्या ईडी जो है वो एक सुरक्षा गिविंग या सुरक्षा प्रदान करने वाली एजेंसी है? क्या उसकी एक्सपर्टीज है? उसकी नहीं है ना। तो इनकी सुरक्षा में चूक तो हो रही है ना लगातार। जेल में भी ये जाएंगे तो क्या हुआ, वो इनकी ब्लैक कैट कमांडोज वाली सुरक्षा की जो एक्सपर्टीज है वो जेल के अधिकारियों के पास है? नहीं है ना। ये बात मैं कह रहा हूं। तो एक कानून की धज्जियां उड़ा के हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है, जो व्यक्ति है जो ब्लैक कैट कमांडोज द्वारा प्रोटेक्टेड हो, उसकी सारी गतिविधियां, कि वो भाग ही नहीं सकता ना कहीं, भागना चाहे भी तो नहीं भाग सकता, क्योंकि ब्लैक कैट कमांडोज तो उसे बाथरूम के अंदर भी जाएगा तो बाहर खड़े होंगे उसके, तो उनके भागने का भी रिस्क नहीं है, तो बेल तुरंत हो जानी चाहिए। तीसरी बात ये कि वो किसी को डरा धमका भी नहीं सकते, क्योंकि सारे टाइम तो ब्लैक कैट कमांडो उनके साथ खड़े होंगे, उनकी सारी मूवमेंट्स पे उसकी नजर होगी। तो बेल ना होना तो अपने आप में कानून की एक तरीके से मजाक और मखौल उड़ाना है इनका। रिमांड होना भी एक तरीके से कानून के खिलाफ जाके रिमांड हुई है, इनसे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो रिकवर करनी हो, ये है। लेकिन बाकी तो आप लोगों के सामने है ही, जनता को। और जो हमारी अदालत की सिस्टम है, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2018 में बोला था कि हमारे ऊपर दबाव है, हमें जनता की रक्षा की जरूरत है, जनता हमारी रक्षा करे। तो वो दबाव आज भी मौजूद है, और हम लोग जो बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाके, वो जुडिशरी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है जनता को सड़कों पे आना अपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए और ज्यादा जरूरी हो गया है। अब ईवीएम पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन एक आखिरी सवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ मैं पूछना चाह रहा हूं, फिर उसके बाद में ईवीएम पर हम बात करने वाले हैं। प्राचा जी, आप खुद दिल्ली में रहते हैं, और ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में आपको क्या लगता है, पब्लिक परसेप्शन क्या बनेगा इस वक्त में? हालांकि मैं आपको एक छोटी सी जानकारी के लिए बता दूं, एबीपी न्यूज का एक सी वोटर का सर्वे हुआ था जिसमें 5 सवाल पूछे गए थे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में दिल्ली के लोग क्या करेंगे, या बीजेपी का जो बेस वोट है कहीं वो भी उसके खिलाफ नहीं चला जाएगा। इस तरह के 5 सवाल पूछे गए थे, 5 सवाल नेगेटिव में थे। तो ईवीएम तो एक अलग मसला है जो जिसके लेकर के आप एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर एक वो बड़ा मसला है। लेकिन उसके अलावा भी अगर मैं पूछूं, आप एक दिल्ली में रहते भी है दिल्ली, तो आपको क्या लग रहा है पब्लिक परसेप्शन क्या है? 7 सीट है दिल्ली के अंदर और बीजेपी जो है वो क्लीन स्वीप कर देती है, इस बार क्या पब्लिक परसेप्शन आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, 2019 तक भी जो पब्लिक के वोट थे ना, वो तो इनके फेवर में नहीं थे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 20% के करीब इन्होंने एक्स्ट्रा वोट लेने का जुगाड़ बना रखा है। इस बार तो लोग इनसे नफरत कर रहे हैं, इसको कोई सी वोट के सर्वे की या किसी भी सर्वे की आवश्यकता है ही नहीं। ये सब जो सर्वे कराते हैं ये मैनेज करके, और अपनी जो ये इनकी एक क्रिमिनल मीडिया है जिसको ये इस्तेमाल करते हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसे भी इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में गए हैं ना, जो ये बड़े बड़े टीवी चैनल्स और अखबार हैं, वो सब अपने आप में पीएमएलए का अपराध है। प्रोसीड्स ऑफ मनी जहां जहां भी गई होंगी ना इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, और ये रेड्डी साहब से ली हुई, तो वो सब भी लीकर केस में और दूसरे अपराधों में जो बीजेपी ने किए हैं, क्योंकि लीकर केस का झूठा या सच्चा केस अब है ना, ईडी का केस चल रहा है, तो ये सभी जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स और अखबार है ना, ये भी पीएमएलए के अक्यूज्ड हैं, क्योंकि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के हैं वो भी तो उनके पास गए ना एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। तो ये समझ लीजिए, ये पब्लिसिटी में पैसे खर्च करके अपने गंदे घिनौने कारनामों को ढककर अपनी एक छवि बनाने के लिए जो पैसे खर्च हो रहे हैं, ये उसी का तो है चमत्कार। जमीन पे तो मोदी जी को कौन पसंद करेगा आदमी? आप मुझे बाकी सब चीजें छोड़ दें, आप 4000 किलोमीटर, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी साहब इनके खुद के लीडर बताते हैं,
चाइना ने छीन ली और मोदी जी उनसे डरते हैं चाइना से, इसलिए छीन ली, ऐसा बताते हैं। जो अग्निवीर की योजना है उसके लिए हमारे आर्मी के बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो बता रहे हैं कि देश की 2 लाख के करीब फौज कम कर दी, जिससे चाइना और पाकिस्तान को फायदा होगा। जो देश में बेरोजगारी का स्तर है वो कोलोसल हो चुका है। जो हमारे यहाँ रेप का जो रेशो है, रेप का रेशो दुनिया में सबसे ऊपर जा रहा है, भुखमरी का, जो बेरोजगारी का सबसे ऊपर जा रहा है। डेट हमारे ऊपर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हो गया है। 150 लाख करोड़ का तो इन्होंने पैसे ले लिए और लाखों करोड़ रुपए अपने अडानी अंबानी को माफ करवा दिए बैंकों में से। ये सब भी हम भूल जाएं तो 80 करोड़ लोग तो वो है ना जिनको मोदी जी की गारंटी है कि उनको गरीब रखेंगे अगले 5 साल तक। 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को देंगे मोदी जी, यानी कि वो 80 करोड़ लोग तो गरीब हैं। 5 किलो अनाज के लिए वो राशन की लाइन में जाते हैं। समझ रहे हैं आप ये बात? ये तो मोदी जी खुद गारंटी ले रहे हैं। तो ये जब ये स्थिति 80 करोड़ लोगों की मोदी जी के द्वारा खुद और बेशर्मी अगर उसको माना जाए तो देखिए ये गारंटी के तौर पे बड़ी बात बता रहे हैं अपनी, इसकी तारीफ कर रहे हैं। शर्म नहीं आती उनको कि उन्होंने 80 करोड़ लोगों को इस हालत में ले जाके छोड़ दिया और अगले 5 साल तक रखेंगे कि वो 5 किलो अनाज के लिए। ये इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो दूसरों को मदद करने वाले थे, उनको मदद का तलबगार बना के अपनी तारीफ करवा रहे हैं, ऐसे लोग हैं। तो ये 80 करोड़ लोग ही अगर इन्हें वोट ना दें तो क्या होगा इनका? वो तो लोग नाराज होंगे कम से कम। इन्हें भारत को ये इतनी जो पैसे आज भारत के पास है ये भारत देश की ताकत से है, जनता की ताकत से है। ये सारा लूट खसोट करके इन्होंने अडानी अंबानी जैसे लोगों को दे दिया। ये तो आम जनता का था ना, आम जनता को मोहताज बना दिया 5 किलो अनाज का। वो लोग इनको वोट देंगे कभी? आप मुझे ये बता दीजिए। बेरोजगार, अब मैं बेरोजगारों पे और दूसरे लोगों पे आऊं तो देख लीजिए, महिलाएं वोट देंगी? कौन से महिलाओं के लिए, अगर मैं आपको फहरिस्त गिनाने शुरू करूं कि ये रेप केसेस कितने हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर, तो उसकी फहरिस्त खत्म करते करते सुबह हो जाएगी। तो इनके पास वोट तो है ही। अब दूसरे हद तक पहुंच गए। और ये अरविंद केजरीवाल जी का जो काम हुआ है ना, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश पे इसका बैकलैश है बहुत जबरदस्त। हेमंत सोरेन साहब का बहुत बड़ा बैकलैश है। अरे 2 महीने बाद अरेस्ट कर लेते, बताओ ना आप मुझे। अरेस्ट नहीं, फांसी चढ़ा देते हैं इनको सबको। हमें भी चढ़ा दो फांसी, 2 महीने बाद चढ़ा लेना। चुनाव हो जाने दो, 4 जून के बाद चढ़ा लेना। ये है बुनियादी बात जिसको सब समझ रही है जनता। ईवीएम ना हो आज भी, मैं आपको फिर बोल रहा हूं। तो चलो उसी पे आ रहे हैं हम लोग। ईवीएम को लेकर के महमूद पराचा एक बहुत लंबी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, और अभी जो है वो ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी प्रोटेस्ट हुआ, और उस प्रोटेस्ट को भी जो है वो हम लोगों ने कवर किया, काफी लाखों लोगों ने उसको देखा भी। और एक बड़ा ऐलान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद पराचा और उनके साथी करने वाले हैं। प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और 4 मार्च को, माफ कीजिए 24 मार्च को जो है, 24 मार्च को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल यानी कल जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 24 मार्च को। तो प्राचा साहब आपसे समझना चाहेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होने वाला है? क्या आपका जो है वो, अब इतने दिनों से तो आप लड़ाई लड़ ही रहे हैं, इसमें क्या नई चीज जो है वो आप कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो प्रेस क्लब में कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ बड़ा ऐलान है? क्या तैयारी है आपकी? इसमें सिटीजन कमीशन फॉर ऑन इलेक्शंस के लोग आ रहे हैं, मैं तो हुई, डॉक्टर ऋतु रहेंगी और मौलाना तौकीर रजा भी आ रहे हैं। तो अच्छा। एक हम, क्योंकि हार नहीं मानेंगे ना हम, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इन प्रिंसिपल तो हमारे आंदोलन के साथ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ के आंदोलन के साथ जुड़ चुकी है, लेकिन जिस ताकत लगा के उन्हें सड़कों पे आना चाहिए था उस ताकत से नहीं आ पा रहे। तो अब हम ऐसे हालात में क्या करें, वही हम एक ऐसा रास्ता जनता को दिखाना चाहते हैं कि ईवीएम के द्वारा इलेक्शन को हम गैर कानूनी कर सकें, ताकि देश की जनता का जो उम्मीद ना टूटे, उसका रास्ता हम कल निकाल के जनता के सामने रखेंगे। इसीलिए हम कल 12 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, जिसमें हम मोदी जी की ये गलतफहमी भी दूर करना चाहते हैं कि वो इस वक्त अपने डंडे के जोर पे मुद्दे भटका के, ये सब के सब मुद्दे भटकाने का काम नहीं आएगा। ईवीएम से चुनाव किसी काम नहीं आएंगे आपके। इस
के रास्ते को हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि कल हम ऐलान करेंगे उस रास्ते का, क्योंकि हम लोग भी थोड़े इस वक्त परेशान हैं और उसकी वजह सिर्फ एक है। देखिए, जनता पूरी, आप कहीं चले जाएं, जनता सबसे अहम मुद्दा, और वो सही है, जनता 100% सबसे बड़ा अहम मुद्दा ईवीएम के मुद्दे को मान रहा है। जैसे ईवीएम हटेगी मोदी जी अपने आप हट जाएंगे, ये सब जान रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज न जाने किस वजह से ईवीएम के लिए उतना मजबूत संघर्ष आज भी नहीं कर पा रही है। तो उसी का इलाज करने के लिए हम कल इस काम को कर रहे हैं, ताकि मोदी जी की ये गलतफहमी भी कम हो जाए कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को इतना ज्यादा उलझा के रखें। कांग्रेस पार्टी का वो बंद करा दिया, अकाउंट सीज करा दिया, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेज दिया, उनके एमएलए के ऊपर दिन भर दबाव बन रहा है, लालच दिए जा रहे हैं कि टूट जाओ। ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं, हेमंत सोरेन जी के ऊपर प्रहार हो रहे हैं, उनके एमएलए को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल का एग्जाम्पल तो आपके सामने है, उससे पहले तमाम एग्जाम्पल आपके सामने हैं, कर्नाटक के, महाराष्ट्र के, सब जगह के एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल आपके सामने है। तो उसके लिए कल एक बड़ा ऐलान करके हम लोग दिखा रहे हैं मोदी जी को कि आप जीतोगे नहीं। ईवीएम का जो सपना है ना, भूल जाओ, आपकी कोई ईवीएम काम नहीं है। उसका एक मॉडल स्वरूप हम जनता के सामने कल रखेंगे 12 बजे प्रेस क्लब में। तो ज्यादा से ज्यादा प्रेस के साथियों से कहेंगे इसको कवर करें, और आप भी कवर करें प्लीज। हमारी तरफ से आएंगे, वहां पे रिपोर्टर हमारी तरफ से रहेंगे। लेकिन मैं ये चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, अब देखिए दिन नहीं है, अब तो आप मान करके चलिए कि 24 तारीख, आज 23 तारीख है, कल 24 तारीख हो जाएगी, 19 तारीख को पहली वोटिंग है। तो आखिरी में अगर कोई बीच का भी अगर चुनाव आयोग आपको बुलाता है या कहीं से कोई जो है वो आखिरी में कोई अच्छी खबर आती है, तो क्या पर्ची के मिलान पर जो है वो बात बन सकती है कि पर्ची का मिलान को लेकर भी जो मुहिम है कि पर्ची जो है वो दे दी जाए, जो वीवीपैट की पर्ची निकलेगी उस वीवीपैट की पर्ची को वोटर के हाथ में दे दिया जाए और वो एक अलग बॉक्स में डाल दिया जाए और बाद में उन पर्चियों का सारों का मिलान हो जाए और उसके बाद में ईवीएम में जो वोट है उनका भी मिलान हो जाए। और अगर ईवीएम के वोट ज्यादा है या कम है, पर्चियां अगर जो है तो पर्चियों को आखिरी सत्य मान लिया जाए। तो क्या इस पर जो है वो सहमति हो सकती है, इस पर बात बन सकती है? ये सवाल आप कल पूछते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन मैं आज भी बता देता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट की सारी जजमेंट्स हैं वो ये कहती हैं वोटर वेरीफाइड। वोटर वेरिफिकेशन कैसे होती है, पेपर ऑडिट ट्रेल कैसे होती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के खिलाफ है ईवीएम से चुनाव कराना। वीवीपैट का जो कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है ना, वो इसलिए किया है कि ये वोटर्स वेरीफाइड, पेपर ऑडिट ट्रेल हो जाएगी तभी अप्रूव्ड है। जिस तरीके से ये वीवीपैट यूज हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है सीधा। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है ना वो उसके हिसाब से भी सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से ही चुनाव हो सकते हैं। वीवीपैट जो है ना, सिर्फ पेपर बैलेट से ही हो सकता है। जो व्यवस्था आज बनी हुई है ना, यही तो हमने करके दिखाया था, जिसको चुनाव आयोग हमारे लिए शेरो शायरी पढ़ रहे हैं 6 मिनट की, वही तो हमने करके दिखाया था। वीवीपैट है, ये फ्रॉड है, इस्तेमाल हो रहा है, वो फ्रॉड है, वो वीवीपैट है ही नहीं, वोटर वेरीफाई कर ही नहीं पाता। ये काले घनेरे शीशे के पीछे से कुछ वेरिफिकेशन नहीं होती। और चुनाव आयोग उसकी क्या सफाई दे रहा है कि हम इसलिए ये कह रहे हैं कि काला शीशा इसलिए लगाया कहीं दूसरे का वोट ना देख ले कोई, लेकिन जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये बताते हैं उसमें तो वोट कट के नीचे गिर जाएगा ना, तो किसी और का वोट देखेगा कैसे? वो तब देखेगा जब जो हम फॉर्मूला बता रहे हैं कि वो चिपकी रहती है पर्ची एक दूसरे से, छोटे से बॉन्ड से, जो हमने अपना फॉर्मूला दिखाया है, जो पटेल साहब ने फॉर्मूला दिखाया, हम लोगों जो सब जगह दिखा रहे हैं, वो खुद चुनाव अपने अरे वो तो कह रहे हैं आप डब्बा लेकर के बैठ जा रहे हैं, कोई भी बैठ जा रहा है, कोई भी एक्सपर्ट बन जा रहा है डब्बा लेकर के बैठ करके। तो वही डब्बा तो मैं बता रहा हूँ, वो खुद मान गए ना कि वो डब्बे जैसे जैसे हमारा डब्बा था वही सच्चा है। उन्होंने खुद क्लैरिफिकेशन दी है, अभी आप देखेंगे कि पहले वाला वोट और दूसरे वाला वोट कोई देख ना ले, इसलिए काला शीशा किया हमने। तो मतलब हमारा वाला डब्बा सही है ना, इनके काले शीशे के पीछे क्या है वो तो दिखाई नहीं देता। वेरीफाई नहीं आपका डब्बा, हमने वो काला शीशा हटा के दिखाया है। आपका डब्बा किसी संस्था ने वेरीफाई नहीं किया, आप अपने घर पे डब्बा बना करके लेके आए। चलिए सही है, हमने हमारी ने नहीं किया, हम मान तो रहे हैं, सच्चे तो है।
इनके डब्बे को किसने वेरीफाई किया, किस संस्था ने, इनसे पूछ लीजिए। हमने पूछा था ना, उसको तो कह रहे हैं किसी ने नहीं किया, वो बीएल करती है या ईसीआईएल करती है, ईसीआईएल करती है, हमें पता ही नहीं, वो इलेक्शन कमीशन करती है। तो हम झूठे नहीं है ना, ये झूठे हैं, ये बात है। आप एफएक्यू में जाके देख लीजिए किसने वेरीफाई किया है। हमारा डब्बा वेरीफाई नहीं है, तो हम कह तो रहे वेरीफाई नहीं है। इनका डब्बा वेरीफाई नहीं है, ये कह रहे हैं कि हमारा डब्बा तो वेरीफाई नहीं है, ये भी कह रहे हैं। तो हम दोनों बराबर के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन हम बेटर क्यों हैं वो हम बता रहे हैं। हमारा डब्बा हम इनको देने को तैयार है। ये क्या कहते हैं कि हम ऐसा डब्बा बना सकते हैं जो कि टेम्पर नहीं हो सकता, जिसमें ये सब काम नहीं हो सकता, धांधलेबाजी नहीं हो सकती, तो ये और कोई कर नहीं सकता उसको वैसी धांधलेबाजी, उसमें हम ऐसा डब्बा बनाते हैं। तो हम अपना डब्बा नहीं दे देते हैं अपना। ये इलेक्शन कमीशन अपने डब्बे हमें नहीं देना चाहती ना, हम अपना देना चाहते हैं इन्हें। ये इसको वैसा मजबूत बना रहे हैं जैसा ये कह रहे हैं कि इनके डब्बे होते हैं, वो वापस कर दें, हम इनको वापस दे देंगे, फिर वो डब्बा वैसा ही करके कि इसमें हाँ सब धांधली हो सकती है। तो हम सच्चे हैं, यही काम आप इलेक्शन कमीशन से करवा के दिखा दीजिए। अपना डब्बा हमें दें, हम इसको बता के दिखा देंगे कि हाँ इसमें ऐसे शरारत हो सकती है, और इनको वापस करके दिखा देंगे पूरी दुनिया को। चलो डब्बे में से लेकिन पर्ची मिल जाएगी तो ठीक है। डब्बे में से पर्ची अगर आपके हाथ में दे दे तो फिर बात हल हो जाएगी, और वो पर्चियों का मिलान किया जाए, ईवीएम की वोटों का मिलान किया जाए। वोटर वेरीफाई। फिर मुझे आप एक बार बता, चलिए मैं आपकी ये भी हालांकि इसमें भी 50 कमियां हैं, मैं आपसे फिर ये पूछ लेता हूं कि फिर अगर मेरे हाथ में ही देनी है तो पेपर बैलेट तो मेरे हाथ में ही होता है, फिर ये हजारों रुपए खर्च करके, कितने पता नहीं 35 या 50 हजार रुपए तो बता रहे हैं खर्च होते हैं एक एक मशीन के, 3 मशीनों के सेट पे, तो ये 50,000 रुपए क्यों खर्च करने, ये मैं पूछ सकता हूं किसी से? फिर तो 2, 4, 10 पैसे में या कितने भी पैसे में, 1 रुपए से कम में ही सारा काम हो जाएगा ना एक वोट का। नहीं तो आपको क्या लग रहा है, ये चल आप एक हद तक जो है वो आप पर्ची हाथ में देने पे आप जो है वो थोड़ा सा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% उस पर संतुष्ट है, लेकिन कुछ हद तक आप उस पर संतुष्ट हैं कि पर्ची हाथ में दे दी जाए तो बात बन जाएगी। तो ये पर्ची भी हाथ में क्यों नहीं दे रहे हैं? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल करके दिखा दे हमें, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे ना, या फिर कोई भी मशीन ले आए तब भी सेटिस्फाई हो जाएंगे? ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के पद पे बैठे हैं। ये है परेशानी, परेशानी सिर्फ इतनी है। तो हम लोग हैं जो देश की जनता है, उसको ये पीपल्स इलेक्शन होता है। जर्मन की जो दूसरी जगह की जजमेंट्स आई हैं, जो भारत की भी जजमेंट्स है, ये हम लोगों की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ना, हमारे नौकर हैं ये, हम सेटिस्फाई नहीं है किसी भी वजह से नहीं है, तो ये उससे उस तरीके से चुनाव नहीं करा सकते। यही तो सारी बात है, मैंने आपको इसीलिए एग्जांपल दिया। अब तो उन्होंने ये कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ऐसा हो जाए कि बेईमानी ना कर सकेंगे, ये सीधी सीधी बात ये, जिससे इन्होंने अब तो एक नया सिस्टम, जिससे इनकी बेईमानी कम होने का चांस है, रिड्यूस होने का चांस है, वो ये कोई काम नहीं करेंगे, ये सीधी सी बात। अब तो इन्होंने एक नया सिस्टम भी जोड़ दिया है, जैसे कि अभी हम ये वीडियो अपलोड करते हैं आपकी ईवीएम को लेकर के कोई भी वीडियो, तो उस वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में अपने आप आ जाता है, कोई भी ईवीएम को लेकर के अगर वीडियो आती है तो उस वीडियो को लेकर के जो है वो अपने आप जो है वो आ जाता है कि आपकी जो वीडियो है, आपकी वीडियो ये जो ईवीएम को लेकर के जो आपने वीडियो अपलोड की है, तो ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। ऑटोमेटिक जो है उसको लेकर के जो है वो एक मैसेज फ्लैश होने लगता है, वो अपने आप मैसेज नीचे आ जाता है। क्यों है? हमारे इतने तर्कों को काउंटर करती है क्या वो, जो आपकी जो वो आती है नीचे लाइन, वो यही बताती है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, 100% सिक्योर है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेम्परिंग नहीं हो सकती है, उसका लबोलवाब यही है। नहीं लबोलवाब ठीक है, क्यों है ये रीजन बता रहे हैं हम तो। वो यही कि आप लोगों ने इतना ईवीएम को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया है, और परसेप्शन जो है अब ईवीएम को लेकर के जगह जगह पूरा देश अब ईवीएम को लेकर के सवाल पूछ रहा है, तो चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से वो बात नहीं कह रहा हूं मैं। ये काम तो सरकार और इलेक्शन कमीशन देश की जनता का मेहनत की कमाई का पैसा इस्तेमाल करके एक स्ट्रिप चलवा के झूठ बता रही है ना सब, मगर झूठ में ये भी तो होना चाहिए कि लोग झूठ कैसे बोल रहे हैं,
और वो लोग ईवीएम को सही कैसे बता रहे हैं, वो रीजन नहीं बताएंगे, हमारे साथ बैठ के डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि 2 मिनट में पकड़े जाएंगे। ये बोल रहे हैं ना, इनकी सारी जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पढ़ लें आप, उसका सबका बात यही है कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित है तो वो इसलिए है क्योंकि हर स्टेप पे, और वो दर्जनों स्टेप्स हैं जहां पे धांधली हो सकती है, परंतु हमने एक ईमानदार आदमी अपना बिठा रखा है जो धांधली नहीं होने देगा। ये है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आप इनकी बात क्यों मानो? क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के पद पे बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं, हम दुनिया भर का लॉजिक बता रहे हैं, हम दुनिया भर का कानून बता रहे हैं, हर दुनिया भर में बता रहे हैं कि दुनिया भर की अदालतों ने इसे गलत माना है, दुनिया भर में पेपर बैलेट से चुनाव होते हैं, मगर ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें गलत हैं। हम क्योंकि इलेक्शन कमीशन है, हम क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, हम क्योंकि होम मिनिस्टर के पद पे बैठे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो आप मानो झूठ बोल रहे हैं, लॉजिक नहीं बताएंगे, कोई रीजन नहीं बताएंगे। तो ये सही बात है या इनका एक दूसरा एक बहुत धोखा है? ये है बुनियादी बात। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्राचा जी। और कल जो है आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी उसमें हम हमारी तरफ से भी मौजूद रहेंगे हम भी, और देखते हैं कि इसमें आपका आगे क्या कुछ हो पाता है। बहुत बड़ा मुद्दा है ईवीएम को लेकर के, और देश भर के नेता, विपक्ष के तमाम नेता बोलते हैं, लोग बोलते हैं, हर वीडियो में जो है लोग कमेंट करते हैं, हजारों की संख्या में लोग जो है वो ईवीएम को लेकर के ही कमेंट करते हैं कि सारी लड़ाई छोड़ दो, बस ईवीएम को पहले करो आगे। तकरीबन जो है वो, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, कोई ऐसे मैं आपको बढ़ा चढ़ा करके कोई बात नहीं कह रहा हूँ। ये सच्चाई है। देश का हर एक नागरिक, हाँ, आरएसएस और बीजेपी के पन्ना प्रमुख भी बहुत सारे, वो तक भी आज इस चीज को कह रहा है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। और ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर रही हैं इस काम को, सड़कों पे आंदोलन नहीं कर रही हैं। सभी समस्याओं का समाधान ईवीएम हटाना है। इसीलिए कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं कि जिससे हम आखिरी दम तक हार नहीं माने। शायद पॉलिटिकल पार्टीज 8 फेज के चुनाव हैं, कभी तो मान जाएं। जैसे ही वो मान जाएंगी तुरंत, क्योंकि देखिए पेपर बैलेट से चुनाव कराना कानूनी है। पेपर बैलेट से चुनाव कराने में सिर्फ 15 दिन का टाइम लगता है। हर एक फेज के चुनाव, इस फेज के चुनाव में पेपर बैलेट से चुनाव कराना या ईवीएम से चुनाव कराने का फैसला ही तब होगा जिस दिन कैंडिडेट्स के नाम तय हो जाएंगे। उससे पहले अभी कोई तैयारी नहीं है, ना ईवीएम की ना पेपर बैलेट की, क्योंकि जब तक कैंडिडेट के नाम ही नहीं पता तो पेपर बैलेट क्या छपेगा और ईवीएम में, मशीन में कौन से बटन पे किस कैंडिडेट का नाम आएगा, ये कैसे पता लगेगा? कैंडिडेट के नाम के बाद ही तो लगेगा ना। तो बिल्कुल अभी टाइम है, बहुत टाइम है। एक फेज का निकल भी जाए तो हम कल ऐसी यही ऐलान दिखाने वाले हैं कि एक फेज में हम कैसे एक्सपोज कर देंगे इन्हें पूरी तरीके से, ताकि हर कैंडिडेट देश का, जो भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का नहीं है, वो ईवीएम की लड़ाई में खुद ही उतर जाए, कैंडिडेट तक उतर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचा जी, आप आए, आपने अपना इतना लंबा वक्त दिया। शेयर कीजिए इस बातचीत को और ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।